हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पार्ट नंबर 2 में पौधों से होने वाले जो सूक्ष्म जीव थे वो पौधों में रोग उत्पन्न कर रहे थे। तो वो कौन कौन से जो रोग हैं उनका हम आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, तो कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीव जो है पौधों में भी उत्पन्न करते हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसे पादप का रोग होता है नींबू कैंकर, एक रोग है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। सूक्ष्म जीव का नाम क्या है इसका? जीवाणु। ये संचरण का जो तरीका होता है वायु होता है। जैसे नींबू दिख रहा है आपको, तो इस पर काले काले दाने दिखाई दे रहे हैं काले काले दाने। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? नींबू कैंकर रोग कहते हैं। कहने का मतलब ये नींबू खराब है और इस पर जीवाणु बैठा हुआ है, और यह नींबू अगर दूसरे के संपर्क में आता है तो भी वह जीवाणु धीरे धीरे आगे संचरित हो सकता है। अगला है गेहूं की रस्ट रोग होता है, यह कवक के द्वारा फैलता है। यह वायु एवं बीज, इसका संचरण का तरीका वायु एवं बीज होता है और सूक्ष्म जीव इसका कवक होता है। तो गेहूं की रस्ट का आप यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो अगर फंगाई जैसे कुछ बूंदे बूंदे जो होती हैं गेहूं पर बैठ जाती हैं, जो गेहूं की पत्तियाँ आती हैं वहाँ पर भी गेहूँ का जो पौधा आता है वहाँ पर इसको बीच बीच में आपने देखा होगा बहुत बार, पीली कलर की येलो कलर की बैठ जाती है। तो उस रोग को कहते हैं गेहूं की रस्ट, जो कि कवक के द्वारा फैलता है। अगला आता है भिंडी की पीत, ये वायरस के द्वारा फैलता है। यह जो होता है संचरण का तरीका इस पर कीट बैठता है। जैसे भिंडी की पत्ती दिखाई दे रही है तो ये कीट जो है दूसरे पौधे पर जाकर बैठ जाता है, उसको भी खराब कर देता है। जो भिंडी की पीत होती है वो येलो कलर में एक गंदेपन का जो होता है एहसास उसमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास में प्रश्न है पौधों सूक्ष्म जीव जो है पौधों में कौन कौन सा रोग फैलाते हैं। तो हमने देखा नींबू कैंकर रोग फैलाते हैं पौधों के अंदर, फिर हमने देखा गेहूं की रस्ट रोग नामक फैलाते हैं, फिर हम देख रहे हैं भिंडी की पीत नामक जो ये रोग है सूक्ष्म जीव पौधों में फैलाते हैं। अब देखिए खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या है? तो देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो जाती है। यानी सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित भोजन करने से अगर कोई भोजन है और उसको सूक्ष्म जीव अगर खराब कर देते हैं तो वह भोजन क्या हो जाता है? संदूषित भोजन आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तता कहते हैं। भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ बनाते हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो जाता है। जैसे हमने कोई भी सब्जी बना ली और सब्जी बनने के बाद में कुछ 1 या 2 दिन के लिए सब्जी को खाली स्थान पर छोड़ दिया तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपने लग जाएंगे, और उस सब्जी का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति उस सब्जी का सेवन करने से उस जीवाणु विषाणु का अंदर जाने से शरीर में रोगी हो जाता है। कई बार तो बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाती है शरीर की, जिसको हम फूड पॉइजनिंग के रूप में कह सकते हैं। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि भोजन के द्वारा हमारे शरीर में एक जहर फैल गया है जो कि कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो वो जो जहर होता है वो सूक्ष्म जीव ही फैलाते हैं। तो खाद्य विषाक्तता का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? खाद्य विषाक्तता, खाद्य को विषाक्त कर रहे हैं। विषाक्त का मतलब यहीं से जहर से लिया गया, खाद्य में खाने में जहर फैला रहे हैं कौन? सूक्ष्म जीव। तो कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव जो है हमारे खाने को संदूषित कर देते हैं, जिन्हें हम खाद्य विषाक्तता कहते हैं। जो हमारे भोजन को विषैला पदार्थ मिला देते हैं, जहरीला पदार्थ, और उस भोजन को हम क्या कहते हैं? खा लेते हैं, तो हमें क्या हो जाती है? गंभीर रूप से बीमारी लग जाती है। अब देखिए खाद्य परिरक्षण। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, बिल्कुल सही है, एवं उसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। भोजन को इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए भोजन का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब यही है कि जब भोजन में सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं तो भोजन से स्वाद हट जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, जो भोजन का टेस्ट है बिल्कुल ही बदल जाता है। तो उस भोजन को हमें बचाना कैसे है? तो वही प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण कहलाती है। खाद्य परिरक्षण मतलब खाद्य को, जो हमारे खाने वाला जो पदार्थ है उसका परिरक्षण कैसे किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। तो देखिए हम उस भोजन को कैसे बचा सकते हैं। क्या करें कि रासायनिक उपाय में बताया गया है कि नमक एवं खाद्य जो तेल का उपयोग है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाब्लाइसल्फाइड सामान्य क्या होते हैं? रक्षक होते हैं, जो क्या करते हैं? जैम स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग
उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जैसे इसके बेस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैम जो बनती है उनमें भी क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है कि उनको बचाया जा सके। अगर मान लो जैसे नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को, कोई भी अचार बन रहा है उसमें क्या करते हैं, नमक को ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है अचार के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर अचार खराब नहीं होता है। जैसे तेल है, अचार में अत्यधिक मात्रा में तेल डाल दिया जाए, या फिर खाद्य तेल की बात करें तो तेल अगर डाल दिया जाए तो क्या होता है, सूक्ष्मजीव पनपते नहीं है। नमक की जगह अगर किसी भोजन में नमक डालना ज़्यादा डलना है तो नमक क्या करता है, उन सूक्ष्मजीवाणु को नष्ट कर देता है, ज़्यादा नहीं खींच पाता। अगर मान लो कोई अचार है उसमें अगर तेल की कमी रह गई है, तो तेल की कमी रहेगी तो वहाँ पर सूक्ष्मजीव जो है पनपने लग जाते हैं। तो खाद्य परीक्षण से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। अचार है तो उसमें और अधिक तेल डाल देना चाहिए, अगर कोई जैम है तो उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को डाल देना चाहिए, जिससे कि वह बच जाती है। अब नमक के द्वारा कैसे परीक्षण कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर नमक का उपयोग जो है मांस में मछली के परीक्षण के लिए आता है। मांस और जो मछली होती है वहाँ पर नमक का उपयोग क्या आता है, जीवाणु को वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। जैसे मछली का जो मांस हो गया उसको क्या कर दिया, नमक से ढक देते हैं, जिससे जो मछली जो होती है वो खराब नहीं होती है। जो नमक का उपयोग कहते हैं आम में भी, आंवला इमली के रक्षा में भी किया जाता है। दूसरा है चीनी के द्वारा परीक्षण। चीनी के द्वारा कैसे बचा सकते हैं, जैसे जैम हो गया, जेल होगी, इसके पास खाने की चीज़ आती है छोटी छोटी, क्या करता है इनमें चीनी मिला दी जाती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु को वृद्धि को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब जो अपने पास में जैम जेली बनती है उनमें जब अधिक मात्रा में चीनी मिला दी जाती है तो अधिक मात्रा में चीनी मिलाने से कोई भी सूक्ष्मजीव वहाँ पर नहीं लगता है। तेल व सिरके का कैसे परीक्षण किया जाता है, देखो जब तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। इस सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि के द्वारा किया जाता है। अभी यहाँ पर बताया कि जब अचार बन रहा है तो अगर उसमें अचार में तेल डाल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, जीवाणु वहाँ पर नहीं पनपेगा, और अगर अचार में तेल कम होगा तो जीवाणु वहाँ पर पनपेगा। मछली जो है, मांस जो है, अगर उसमें नमक नहीं ढकेंगे उसको तो मांस मछली खराब होगा। तो खाद्य परीक्षण में जो हमारे पास में यानी खाने वाले पदार्थों को कैसे बचाया जाए, तो खाने वाले पदार्थों को हम बचा सकते हैं नमक के परीक्षण के द्वारा, चीनी के परीक्षण के द्वारा, और हमारे पास में तेल व सिरके के परीक्षण के द्वारा इनको बचाया जा सकता है। अब देखिए गर्म एवं ठंडा करना। गर्म एवं ठंडा करने से क्या मतलब है कि दूध को उबालकर दूध में से अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जा सकता है। जैसे दूध ठंडा है और उसमें कोई सूक्ष्मजीव बैठ गया, अब आप उसको क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने से क्या होगा, दूध उबलेगा, और दूध उबलेगा तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु क्या होंगे, मर जाएंगे, या फिर सूक्ष्म जीवाणु वाष्पित होकर के थोड़े बहुत उड़ जाएंगे, उनका नष्ट हो जाएगा। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने पर कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जैसे अपन भोजन है, सब्जियाँ, उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती है। थैलियों में आने वाला दूध होता है पौष्टिकता के कारण दूषित नहीं होता है। जो दूध आता है वह पौष्टिकृत होकर के आता है, पूरा सही तरीके से तैयार होकर आता है, जिससे उसके अंदर कोई भी जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो थैलियों का दूध आता है उसको उबालने की जरूरत नहीं होती, उसको डाइट पे अपन ले सकते हैं कि वो जो दूध है पौष्टिकृत होकर गया है, पूरा उबल करके जीवाणु को नष्ट करके आया है, क्योंकि सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव जो है पहले से ही नष्ट कर दिए गए। दूध को पौष्टिकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। तो दूध को पहले ही उबाल दिया जाता है, तो दूध को उबाल देने से उसमें जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पौष्टिकरण विधि कहते हैं। फिर ठंडा किया जाता है और उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की जो खोज है सबसे पहले लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पौष्टिकरण। पौष्टिकरण क्यों कहा, क्योंकि लुईस पास्चर जो नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, दूध को उबाला और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को उन्होंने नष्ट किया, फिर उसको थैलियों में पैक करवाया और फिर उसको बताया कि अगर थैलियों में पैक कर रहे हैं तो इसको बिना उबाले पे हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि पौष्टिकरण विधि के द्वारा इसको पहले ही नष्ट कर दिया गया है। ये भी क्या है, गर्म वो जो ठंडी चीज़ें हैं उनको हम सूक्ष्म जीवाणु से कैसे बचा सके। जो खाद्य परीक्षण है, हम कैसे खाद्य परीक्षण जो हमारे हैं उसमें कैसे कैसे उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, जो हमारे पास में भोजन है, फलीदार जो सब्जियाँ हैं, कोई भी हमारे पास में, अगर उनको फ्रीज में रख देते हैं तो उनमें जीवाणु की वृद्धि को रोका जा सकता है। और कोई भी हमारे पास में दूध है, उसको अगर उबाल ले तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोका जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से खाद्य परीक्षण के रूप में बचा सकते हैं।
अब देखिए भंडारण में पैकिंग, मेवे सब्जियों को वायुरोधी सील लगाकर सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान किया। जैसे कोई मेवा होता है तो मेवा अगर खुला रह जाता है तो चारों तरफ उसको पैकिंग कर दी जाती है कि कोई भी सूक्ष्म जीव अणु जो वायु के द्वारा भी इन पर अटैक नहीं कर पाए और इनके अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि उनके अंदर अगर वो चला गया और हम भोजन के रूप में उसका सेवन कर लिए तो हमें क्या होगा, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है प्रभाव डालेगा और कोई ना कोई रोग जो होगा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन गण, स्त्रीगण। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थायीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए हमारे पास में प्रकृति में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, लेग्यूम पौधों की जो ग्रंथिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। जो लेग्यूम पौधों की जड़ें हैं, ग्रंथिका हैं, वो पौधा बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कहा जाता है। अर्थात कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं लेग्यूम पौधों की और जड़ों को बढ़ाते हैं, अच्छे से वृद्धि करते हैं और वायुमंडल का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसको स्थायी रूप से रोक लेते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने से क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है वो बढ़ जाएगी और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम जो जीवाणु होता है लेग्यूम पौधे होते हैं जो कि दलहन की एक पौधा होता है उसकी ग्रंथिकाओं में रहते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो होता है हमेशा जो है लेग्यूम पौधों की जड़ों में रहता है, ग्रंथिकाओं में रहता है। जैसे सेम और मटर कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में हमेशा स्थिर रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, 78%। तो 78% नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में स्थिर रहती है और स्थिर रहने के फलस्वरूप जो मिट्टी है इस नाइट्रोजन का अवशोषित करती है। अवशोषण करने के बाद में यह पौधे को अपने अनुसार, अपने अनुकूलन के अनुसार क्या करती है, बढ़ा देती है। अब हम बात करेंगे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके चक्कर की। तो देखिए हमारे पास में एक टॉपिक है नाइट्रोजन चक्कर। तो यहाँ पर आपको एक नाइट्रोजन चक्कर दिखाई दे रहा है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है 78% होती है। ये क्या करती है, वायुमंडल के द्वारा जीवाणुओं में जाती है, जीवाणुओं का स्थिरीकरण करते हैं, फिर ये क्या करती है, धीरे धीरे इनको सरल यौगिकों में तोड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। वायुमंडल में लगभग कितनी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन क्या है, सभी सजीवों का आवश्यक संघटक होता है। जो प्रोटीन पर्णहरित, जो पर्णरहित होता है, प्रोटीन की जो क्लोरोफिल हरी पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण होती हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होती हैं। जो नाइट्रोजन होती है कहाँ उपस्थित होती है, क्लोरोफिल में भी उपस्थित होती है जो अच्छे से वृद्धि करता है पौधे को। जो कलर होता है वो अच्छे से रंग दिखाता है अच्छा। न्यूक्लिक जो एसिड होता है उसमें भी उपस्थित होती है। विटामिन जो होता है वहाँ पर भी उपस्थित होती है। पौधे और जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का क्या करते हैं, उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नील हरे जो शैवाल है वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं, कुछ जीवाणु जो अपने, जैसे राइजोबियम जीवाणु हैं वो अपने मिट्टी में पौधे में पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु जो क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, फिर उस पौधे की वृद्धि करवाता है। वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का पौधे सीधे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ जीवाणु जैसे नीले हरी शैवाल, कुछ जीवाणु कुछ शैवाल जैसे नील हरित हो गई, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। देखिए इस प्रक्रम के अंदर सबसे पहले क्या होता है वो देखते हैं, फिर आपको प्रक्रम की बात बताते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग जो है प्रोटीन व अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पौधे पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु उनसे प्रोटीन और नाइट्रोजन का यौगिक प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात बताई गई है क्या, कि जो नाइट्रोजन होता है वह पहले यौगिक में परिवर्तित होती है। यौगिक में परिवर्तित होने के बाद में जो मिट्टी की जो जड़ है वह नाइट्रोजन को अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर खींचने के बाद में वह क्या करती है, प्रोटीन में टूट जाती है। प्रोटीन में टूट जाने के बाद में जो मिट्टी है वह प्रोटीन को अच्छे से ग्रहण करती है नाइट्रोजन को, और जो पौधा है जो निर्भर रह रहा है नाइट्रोजन पर वह अच्छे से वृद्धि करने लगता है। पौधे व जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो हैं, कवक जो है, नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लो कोई पौधा है जो खत्म हो गया, कोई जंतु है जो खत्म हो गया, जो मिट्टी वहाँ की बच गई, तो नाइट्रोजन जो वहाँ की बच गई है तो वो क्या करते हैं,
परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रोजन को और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। फिर वापस अगर कोई पौधा वहाँ पर बन रहा है तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण वहाँ पर पहले से थी उसके बाद में दोबारा से क्या होता है उसका उपयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, वायुमंडल में चली जाती है। कुछ जीवाणु जैसे होते हैं नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, तो वो वायुमंडल में सीधी चली जाती है। यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है उपयोगी होती है, जो क्या करती है पौधों के रूप में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए जाती है, जिससे पौधा अच्छे से वृद्धि करता है। अगर कोई पौधा वहाँ पे मृत हो जाता है, कोई जंतु मृत हो जाता है, तो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है जब भी कोई नया पौधा लगता है वह उसके लिए उपयोगी आ जाते हैं। अब देखिए आपके पास में यहाँ पर जो नाइट्रोजन चक्र है वो दिखाया जा रहा है, वो कैसा होता है कि देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन है लगभग हमारे पास में कितनी उपस्थित है, 78% उपस्थित है। अब 78% का जो उपयोग है पौधे तो सीधे कर नहीं कर पाते हैं भाई, पौधे जो है इसका तो सीधे उपयोग कर पाते हैं। पौधे इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले जो मिट्टी में अपने पास में पेड़ पौधों के आसपास में जो जीवाणु है वो इनका उपयोग करते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या होता है कि जो जीवाणु है वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु नीला हिस्सेवाल का द्वारा स्थिरीकरण, यानी वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन उपस्थित है उसका सबसे पहले जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद में जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, फिर उसके बाद में जो नाइट्रोजन का उन्होंने स्थिरीकरण किया उसको वो नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित 78% का उपयोग पौधे स्वयं नहीं कर पाते हैं, सीधा नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जो अपने पास में जीवाणु होते हैं, नीला हिस्सेवाल होता है, वह उनका क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन यौगिकों में उसको बदला जाता है। नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने के बाद में मिट्टी के अंदर क्या चल जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा पूरी तरीके से चली जाती है। अब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा चली गई तो जो पौधा है किस में लगा है, मिट्टी में लगा है, तो पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषण कर लेता है। और जैसे ही पौधा नाइट्रोजन का अवशोषण करता है तो पौधे को क्या मिलता है, अच्छे से खाना मिल पाता है, पौधे की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है। और अगर इस बीच अगर मान लो पौधा क्या हुआ, खत्म हो गया, तो जो नाइट्रोजन है वहाँ पर वापस बच जाती है और उसी मिट्टी में आकर के मिल जाती है। फिर जैसे कोई नया पौधा बनता है तो दोबारा से उसका अवशोषण हो जाता है। और अगर इस बीच नाइट्रोजन को कुछ यौगिक जो होते हैं वह क्या करता है, इस नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में सीधे ही बदल देता है। अगर कोई पौधा मृत हो जाता है तो सीधे ही इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, गैसीय अवस्था में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में मिल जाती है। फिर वापस से यह क्या करती है, ऐसे चक्कर चलता रहता है। तो इस चक्कर से आपको समझ आ गया होगा क्या कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जो सीधे इसका प्रयोग जो है पौधे नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि वह जो वायुमंडल नाइट्रोजन है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले जीवाणु करते हैं, नील हरित जो सेवाला इसका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने के बाद में जो नाइट्रोजन इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। फिर यह नाइट्रोजन क्या करती है, मिट्टी में उपस्थित हो जाती है। फिर मिट्टी में उपस्थित जो पौधा है इस नाइट्रोजन का अवशोषण करता है। फिर जंतुओं के द्वारा क्या मिलता है, पौधों को खाना मिलता है। जो सूक्ष्म जीव है जिनके द्वारा पौधों को क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। और अगर मान लो फिर भी कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो क्या करता है, वापस नाइट्रोजन का जो आपसे शेष रह गया वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर वापस से पौधों के द्वारा इसका अवशोषण होने लगता है। ये निरंतर चक्कर चलता रहता है। लेकिन मान लो अगर नाइट्रोजन चक्कर था, नाइट्रोजन यौगिक थे, अगर वह मिट्टी में कोई पौधा मर जाता है तो वह सीधे कई बार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वह गैस में बदल जाती है। कहने का मतलब जो यहाँ पर नाइट्रोजन यौगिक बन रहे हैं तो पूरी तरीके से जो नाइट्रोजन है वह मिट्टी में नहीं रहती है, कुछ नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में भी बदल जाती है। तो यह होता है नाइट्रोजन चक्कर। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वह पूरा होता है और अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।